दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे इस मंच पर। आज हम बात करेंगे विक्टर नाम के एक ऐसे महाठग के बारे में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग था। ये आपके लिए केस स्टडी होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि ज़रूरी भी है। आज के समय में हर कदम पर कोई ना कोई एक ठग आपको मिल ही जाता है ठगने के लिए। अगर विक्टर को और मिस्टर नटवर लाल जैसे ठगों को आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उनके बारे में जानकारी ले लेंगे, तो बहुत मदद हो जाएगी आपको ऐसे लोगों को समझने में। देखिए, जो विक्टर था, वो चक गणराज्य में पैदा हुआ था, जो कि यूरोप का एक देश। विक्टर ने जो ठगी की, वो अलग-अलग नामों से की। लगभग एफबीआई की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग 47 नामों से उसने ठगी की थी। अलग-अलग 47 नाम रख के उसने लोगों को ठगा था। क्या पता उससे भी ज़्यादा लोगों को इसने ठगा हो और ठगी की वारदात उसने की हो। इसको आज तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा ठग कहा जाता है। 5 भाषा जानने वाला व्यक्ति था। 5 लैंग्वेजेस ये जानता था और एफबीआई की रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और एफबीआई को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शख्स भी यही था। एफबीआई को बताएं तो एक प्रकार से एक संस्था जो कि जुर्म को रोकने के लिए, जुर्म की छानबीन करने के लिए, या कोई अपराध हुआ हो, जिस प्रकार से हमारे यहाँ सीबीआई है, उसी तरीके से अमेरिका की एक संस्था है एफबीआई। विक्टर तेज दिमाग का व्यक्ति था, बचपन से ही बात करने का शौकीन, बातूनी, और ये कला उसके लिए एक वरदान थी। वो लोगों से बात करते करते उनके हाव भाव से उनका कितना स्तर है, मतलब जानकारी का कितना स्तर है, ये सब जानने से या जानकारी ले लेने से वो उनका राज जान लेता था, अपने शिकार को ढूंढ लेता था। ठीक है, एक प्रकार से वो बात की कला में माहिर था और जो चीज उसको चाहिए होता था वो दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर लेता था। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत बात करता था और देश दुनिया के बारे में खबर रखता था। तेज दिमाग का तो था ही वो। शुरू शुरू में जब वो ठगी करने के लिए निकला, तो नकली नोट छापने की एक मशीन वो लेकर निकलता था और लोगों को बेचता था। एक प्रकार का टीन का डब्बा था, उसमें पहले से ही कुछ डॉलर रख दिए जाते थे और बस मात्र दिखाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत इंक उंक डाल के वो लोगों के सामने पेश करता था और एक कोई भी 100 रुपये का डॉलर की नोट उसको जब उस डिब्बे के अंदर डालता था, तो कुछ समय के बाद दूसरा नोट निकल कर आ जाता था। हालांकि वो कोई नोट छपकर नहीं आती थी, वो पहले से ही उसमें रखा हुआ होता था वो नोट। और जब एक नोट छाप लेता था, उसके बाद वो कहता था कि अब इसमें 6 घंटे का समय लगेगा। ये इंक जो है रिस्क कराता है, और मतलब ऐसे कुछ अपना अपना टेक्निकल बात उसने बताई होती थी लोगों को कि यहाँ जो है इसमें अभी 6 घंटे का समय लगेगा। अगर आप एक बार इससे प्रिंट निकालेंगे, एक नोट निकालेंगे, तो इसके बाद जब ये दूसरी बार जब आप इससे नोट निकालना चाहेंगे या ये मशीन जब छापेगी, तो लगभग 6 घंटे का समय इसको लगेगा। तो ऐसा करके ये अपना ये मशीन बेचता था। एक प्रकार का टीन का डब्बा था। ये पहले के समय में आप लोग जानते होंगे कि पानी के जहाज में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी सफ़र किया करते थे और जो विदेश की यात्रा होती थी वो उसी से होती थी। ये अपने टीन के डब्बे को बेचने के लिए इन्हीं जहाज़ों पर सफ़र करता था, अच्छे सूट पहनकर, और बात करने में माहिर था ही, इकोनॉमिक्स की बात करता ही था और अपने आप को एक बड़ा व्यापारी लोगों को दिखाता था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ
और फला जगह जा रहा हूँ किसी व्यापार के चलते। जब जहाज किसी किनारे पर रुकने वाला होता था, तब ये अपना डिब्बा निकालता था और लोगों को बेचना शुरू करता था। वो कहता था कि अब किनारा आ गया है और मैं इसको ले नहीं जा पाऊँगा और सोच रहा हूँ कि यहीं पर आप लोगों को मैं बेच देता हूँ इसको। पहले से ही लोगों को इसने दिखाया होता था कि हाँ भाई, इससे डॉलर मैं छाप लेता हूँ, तो लोग चौंके होते थे, खरीदने के लिए ललायत होते थे और वो फटाफट खरीद लेते थे। जब 1 आध 2 डिब्बे और बचे रहते थे आखिरी के, तो उनका भारी रकम लेता था ये। मतलब जैसे होता नहीं कि एक कोई प्रोडक्ट है और उसके लिए भीड़ 100 लोगों की भीड़ आ गई, तो जो ज़्यादा बोली लगाएगा या जो वाजिब बोली लगाएगा उसको वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये टीन के डिब्बे बेचता था और 10,000 से लेकर $30,000 तक की रकम में ये टीन का डिब्बा ये बेचा। किसने? विक्टर ने। इस तरीके से इसका गोरख धंधा चल रहा था। सफर करते करते एक बार ये पेरिस पहुंचा, फ्रांस की राजधानी। वहाँ किसी मामूली स्थान पर ये रुका हुआ था, किसी मामूली से होटल में। होटल के किसी लॉन में ये बैठा हुआ था, वहाँ पर पेपर पर इसकी नज़र पड़ी। संभव हो कि वो अपने कमरे पर ही बैठा हो, वहीं पर एक पेपर पड़ा मिला, उस पर इसकी निगाह गई, पढ़ने लगा। पढ़ता पढ़ता वो देखता है कि एफिल टावर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। उस पेपर में एक सर्वे किया गया था, या उस पे एक पूरी रिपोर्ट छपी हुई थी कि एफिल टावर जंग लग रहा है, एफिल टावर में जंग लग रहा है, एफिल टावर में बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं। लोगों का क्या राय है, एफिल टावर को गिरा दिया जाए, क्योंकि मरम्मत करने में और रख रखाव करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कभी भी ये गिर सकता है, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। तो लोगों ने कहा कि हाँ, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये इससे कोई आउटपुट हमको निकल नहीं रहा है, फालतू का जो है सरकार और हमारे टैक्स के पैसे इसमें जाया जा रहे हैं। तो उस पेपर में जो वो पूरी न्यूज़ छपी हुई थी, उसमें एफिल टावर के बारे में बहुत गूढ़-गूढ़ बातें लिखी हुई थी, जो कि उसको बहुत मदद किया। किसको? विक्टर को। और उसके खुराफाती दिमाग को ये लगा कि क्यों ना एफिल टावर को ही बेच दिया जाए। उसने अपना जो मामूली सा होटल था उसको छोड़ा और पेरिस के बड़े होटल में सबसे बड़े होटल में जाकर रुका और उसने वहाँ से अपने जितने भी लोकल नेटवर्क थे उनसे संपर्क करके ये जानकारी इकट्ठी करने की सोची कि जितने भी स्क्रैप बिजनेसमैन हैं, जो कबाड़ के व्यापारी हैं, वो कहाँ-कहाँ हैं, उनको मैं न्योता देना चाहता हूँ। वो आएँ और मुझसे मिलें, मुझसे मीटिंग करें और ऐसा-ऐसा है कि मैं एफिल टावर के कबाड़ को मैं बेचना चाहता हूँ। सभी को निमंत्रण गया, जितने भी बड़े व्यापारी थे पेरिस के। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो तयशुदा समय पर वहाँ पहुँचे, जो उन्होंने तय कर रखी थी। विक्टर से मिलते हैं। विक्टर ने कहा कि अ, फ्रांस की सरकार ने एफिल टावर को अ, गिराने की सोची है और मैं टेलीग्राफ और पोस्ट का मंत्री हूँ, या इस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूँ, और सरकार चाहती है कि ये स्क्रैप जो गिराया जाएगा, ये जो ईफिल टावर जो गिराया जाएगा, इससे जो स्क्रैप निकलेगा, जो कबाड़ निकलेगा, 7,000 टन जो लोहा निकलेगा, वो आपको दे दिया जाएगा, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। लोगों को क्या था, उनको तो अपना सस्ते में कबाड़ चाहिए था, सस्ते में लोहा चाहिए था। वो उसमें सहमत भी दिखे। मीटिंग के दौरान विक्टर लोगों के हाव भाव देखता जा रहा था, क्योंकि बात करने में माहिर तो था ही, और लोगों को पकड़ने की भी उसके अंदर क्षमता थी कि कौन व्यक्ति मेरा जो है सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। ऐसे में एक हेनरी पॉइजन नाम के एक व्यक्ति थे, वो उसके सॉफ्ट टारगेट में आ गए। लोगों से
विक्टर ने कहा कि ऐसा है कि अब आप लोग मेरी लैम्बोर्गिनी कार में बैठिए और आप लोगों को एक-एक चक्कर लगा कर आता हूँ। आपको बताता हूँ कि क्या सरकार के आइडियाज़ हैं, किस तरीके से एफिल टावर गिराए जाएँगे, किस तरीके से ये स्क्रैप खोला जाएगा, आपको किस तरीके से बाँटा जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम बताएँगे। लैम्बोर्गिनी कार इसने किराए पे ली थी और बारी-बारी से सभी को, जितने भी व्यापारी आए थे, कबाड़ के व्यापारी आए थे, वो वहाँ गए, उसके बारे में जाना। फिर इसके बाद होटल पहुँचे। हेनरी पॉइज़न ने यहाँ थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की। चालाकी ये दिखाने की कोशिश की, उसने सोचा कि कुछ पैसे इसको खिला देंगे तो जो है संभवतः ये एफिल टावर का जो स्क्रैप है, इसकी जो बोली लगेगी, उसका मिनिमम बिट हमको पता चल जाएगा और संभवतः इसका जो टेंडर है वो हमारे नाम पर निकल जाएगा। तो उससे बात करता है, किससे? विक्टर से, हेनरी, कि आप हमारी मदद कीजिए इसमें। विक्टर ने कहा कि देखिए मैं पेरिस सरकार के डिपार्टमेंट का मंत्री तो हूँ, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बहुत सारे खर्चे अपने उठा सकूँ, इसलिए आप ऐसा करिए कि मेरी थोड़ी-सी जेब गर्म कर दीजिए। जेब गर्म करने का मतलब कुछ मुझे रिश्वत दे दीजिए, तो हो सकता है मैं आपका काम कर दूँ। तत्काल हेनरी ने लगभग $20,000 विक्टर को दिए और साथ में $50,000 और दिए, ताकि मिनिमम बोली जो लगे, वो उसको पता चल सके। $70,000 विक्टर को प्राप्त हो गए। हेनरी यहाँ पर खुश कि हाँ, मुझे ये पूरा स्क्रैप मिल जाएगा सस्ते में। $70,000 की एक रिश्वत देने के बाद मुझे बहुत कम अमाउंट में ही सारा चीज़ मिल जाएगा। और उधर वो विक्टर 5 घंटे के अंदर होटल, लैम्बोर्गिनी सब छोड़-छाड़ कर $70,000 लेकर वहाँ से रफू-चक्कर हो गया और ऑस्ट्रेलिया भाग गया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर हेनरी है परेशान। अब ये किससे कहे? एक प्रकार से रिश्वत दे रहा था, तो ये किसी से कह भी नहीं सकता था। बड़ी शर्म की बात थी इसके लिए कि कोई इसको ठग ले गया। तो इसने कहीं पर भी जानकारी भी नहीं दी, कहीं पर रिपोर्ट भी नहीं किया, पुलिस में भी जानकारी भी नहीं दी। और उधर ऑस्ट्रिया में बैठा-बैठा विक्टर ये सारी चीज़ें देख रहा था, न्यूज़पेपर देख रहा था कि इतना बड़ा मैं कांड करके वहाँ से आया हूँ, क्या पता हलचल में आ जाए फ्रांस की सरकार, पेरिस की सरकार, वहाँ की पुलिस। कई दिनों तक उसने निगरानी रखी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उसको ये अम, लगा कि ऐसा है कि एक बार फिर से मैं ट्राई मारता हूँ। एक बार तो बेच ही दिया है, दूसरी बार फिर से चलता हूँ, बेचता हूँ। जब सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाए, तो हो सकता है किसी ने इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी हो। एंड्री क्या पता शर्म के मारे गया ही ना हो, डर के मारे गया ही ना हो पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसने रिश्वत देने की कोशिश की थी एक प्रकार से। होते-होते वो फिर से कुछ समय बाद पेरिस पहुंचा और फिर से वही सारा तिकड़म फिर से लगाया, होटल लिया, गाड़ी लिया, फिर से लोगों के साथ मीटिंग की जो दूसरे स्क्रैप व्यापारी थे, कबाड़ के व्यापारी थे। लेकिन एक कबाड़ के व्यापारी को इसके ऊपर शक हो गया। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की और ये वहां से भगा और अमेरिका जाकर छिप गया। और अमेरिका में जाकर ये फिर से वही टीन के डिब्बे को बेचना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों को इसने बेचा, अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों से एडवांस भी ले लिया था। पेरिस में जब दूसरी बोली लगाई थी एफिल टावर को बेचने के लिए, तो लोग वहां पे ढूंढ रहे थे इसको, तो ये वहां पर जा नहीं सकता था यूरोप, अब अमेरिका में ही रहना है। तो अब गोरख धंधा अब इसका वहीं पर चलने लगा, कहाँ पर? अमेरिका में। टीन के डिब्बे को इसने एक टेक्सास के पुलिसकर्मी को बेचा, वहां से इसकी पोल फिर खुल गई, लोग इसको ढूंढने लगे। अब पुलिस और लोगों से बचने के लिए इसने अल कपोलो नाम के एक गैंगस्टर को
अपना दोस्त बना लिया। अल कपोलो नाम का एक गैंगस्टर था शिकागो में, उसकी तूती बोलती थी, बहुत वर्चस्व था उसका। उसके आदमियों को कोई छेड़ता नहीं था, जो वो कहता था उसको वहाँ पर माना जाता था, बड़ा रसूख था उसका। तो अल कपोलो से इसने दोस्ती कर ली, और दोस्ती भी क्या, एक प्रकार का षड्यंत्र था। एक प्रकार से दोस्ती में उसने उसको ठगा था। होता क्या है कि अल कपोलो की दहशत से लोग डरते थे, लेकिन इसने हिम्मत करके उस उसके यहाँ पर ये पहुंच गया, और इसका मकसद यही था कि दोस्ती किसी तरीके से इससे करनी, इससे संपर्क बना लेना। तो पूरे प्लान के तरीके तहत उसको वहां पर गया। अल कपोलो से मिलता है, कहता है कि मुझे एक बिजनेस करना है, आप यहाँ के बड़े आदमी हैं, $50,000 ये दे दीजिए, मैं अपने बिजनेस में डालूंगा, जो भी मुनाफा आएगा वो भी आपको दूंगा और आपके पैसे भी आपको दूंगा। अल कपोलो ने बिना सोचे समझे इसको दे दिया $50,000। विक्टर क्या करता है कि वो $50,000 लेकर जाता है अपने घर और एक जगह पर रख देता है। रखने के बाद वो उसको भूल जाता है 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने का ही वक्त जो है अल कपोलो से वो लेकर आया था कि मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा लौटा दूँ। 2 महीने पूरा होता है, और विक्टर वही पैसा जो अपने घर पे रखा हुआ था, वो पैसा ले जाकर फिर से अल कपोलो को दे देता है। वो कहता है कि आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत उसका धन्यवाद, लेकिन मैंने जिस बिजनेस बिजनेस में ये पैसा डाला था, वो पैसा डूब गया, मेरा बिजनेस डूब गया। लेकिन आपसे मैंने पैसे लिए थे, तो किसी तरीके से इकट्ठा करके फिर से मैंने जुगाड़ करके आपको लौटाने की कोशिश की है, आप ये पैसा अपना ले लीजिए। अल कपोलो को ये बात बहुत अच्छी लगी, प्रभावित हो गया। उसने $5,000 उस $50,000 में से इनाम के तौर पर विक्टर को दे दिए, और उसे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत ईमानदार आदमी हो, कभी भी जरूरत पड़े मेरी तो मुझे याद करना। एक प्रकार से एक सिक्योरिटी मिल गई विक्टर को। अब कभी भी कोई भी व्यक्ति इसको मारने के लिए अगर कोशिश करता, इसको परेशान करने की कोशिश करता, पुलिस इसके पीछे लगती, तो ये अल कपोलो के पास पहुंच जाता और अल कपोलो इसको बचाता, इसकी ढाल बनता। ठीक। इसके बाद समय बीतता गया, इसने नोट छापने वाली जो नकली मशीन थी उसका काम धंधा बंद करके इसने सोचा कि क्यों ना नकली नोट छाप कर ही लोगों को बांटी जाए, देश में बांटी जाए, अमेरिका में बांटी जाए। इसके चलते एक व्यक्ति से इसका संपर्क हो गया, और कई कुरियर कंपनी के लोगों से इसका संपर्क हो गया। उनके माध्यम से ये नकली नोट छापता था, और उन कुरियर वाले लोगों से मिलकर उनको अमेरिका के विभिन्न शहरों में बांटता फिरता था। एक बार एक एक बैंकों ने कई बैंकों को इन नोटों के ऊपर शक हो गया। उन्होंने एफबीआई को बताया। एफबीआई खगालने लगी, देखने लगी, जांच करने लगी, ढूंढने लगी। लेकिन अब एफबीआई के हाथ में लगे कैसे ये, ना हुलिया पता है, ना नाम पता है। तो एक बार एक टॉमस नाम के एक दोस्त था इसका, ठीक है, उसके साथ मिलकर ये नकली बिल बनाया करता था। वो भी एक प्रकार की करेंसी होती थी। ये मैं जो बता रहा हूँ, जो नकली नोट बनाकर ये बेच लोगों को कुरियर के द्वारा भेजता था, इसमें अभी पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई है। न टीन के डब्बे को जो बेचता था, उसमें भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई है। अब ये जो बिल बेच रहा है, बिल बनाकर लोगों को देता था, करेंसी के रूप में होती थी ये कोई करेंसी मतलब नोट नहीं होता था, लेकिन बिल होता था। तो ये बिल बनाकर लोगों को देता था, और ये करेंसी के बराबर होती थी। बहुत सारे बैंकों में ये जो बिल है, ये अधिक मात्रा में हो गई थी। लोग परेशान हो गए थे, बैंक परेशान हो गई थी, और असली बिल के जगह पर नकली बिल ज्यादा पड़े हुए थे। ठीक। जो टॉमस नाम का व्यक्ति था और ये जो विक्टर, ये दोनों मिलकर ये नकली बिल बनाते थे।
तो एक बार थॉमस जो है वो एफबीआई के हाथों चढ़ गया, उसने सच्चाई बता दी और विक्टर को के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब विक्टर क्या करता है कि अपना हुलिया बदल बदल कर रहता है, कभी गंजा बन जाएगा, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल लेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करने लगा, किसी तरीके से छिप छिपा कर रहने लगा वहां पर। विक्टर ने एक गर्लफ्रेंड बना रखी थी अमेरिका में, उस गर्लफ्रेंड के वजह से ये पकड़ा जाता है। गर्लफ्रेंड को लगता है कि विक्टर किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में है, अपने ही किसी दोस्त की वाइफ के साथ इसका संबंध है, इसका चक्कर चल रहा है। बिली नाम था उसका। उसने एफबीआई को कांटेक्ट किया और एफबीआई को सारी बातें बता दी, इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी कि कहाँ पर ये आपको मिलेगा। एफबीआई ने इसको पकड़ लिया और एफबीआई के हेडक्वार्टर ले गई इसको, विक्टर को, तीसरी मंजिल। अब ये तीसरी मंजिल ले जाते वक्त में ही मैंने बताया कि ये बातूनी था, बात करने में माहिर, लोगों को प्रभावित करने में माहिर। इसने उसी बीच में 2-3 लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, एफबीआई बिल्डिंग के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। जो वहाँ का सफाई कर्मी था, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसके पक्ष में हो गए। अब चाहे उसको लालच दिया हो या कुछ दिया हो, किसी तरीके से उनको अपने पक्ष में लिया और दूसरे दिन कोर्ट में पेशी की। कहा जाता है कि जो एफबीआई की बिल्डिंग थी उसके आगे शीशे लगे हुए थे, उस शीशे को साफ करने के लिए जो कर्मचारी होते थे उसके भेष में ये वहां पर शीशा साफ करने लगा। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल आया, पहली मंजिल पर आया, इसके बाद ग्राउंड पे आया और मेन गेट से सबके सामने होता हुआ निकल गया। और लोगों ने बाद में पता किया कि जो मेन गेट से अभी आदमी गया है वो कौन है, तो पता चला कि वो विक्टर ही था। विक्टर ने सफाई कर्मी से पोछा लिया, सफाई कर्मी से कपड़े लिए और इस तरीके से पूरा परपंच रचने के बाद वो वहां से भाग गया। हड़कंप मची। 27 दिन बाद पुनः जो है विक्टर पकड़ा गया। अब इसको जो है कोर्ट में पेश किया गया और 20 साल की इसको सजा हुई। ये पूरी अपनी सजा भी नहीं पूरा कर पाया था। 1947 में इसकी एक बीमारी से, इसकी अपनी एक बीमारी से इसकी मौत हो गई और एफबीआई ने फिर इसका केस बंद कर दिया। पूरी डिटेल एफबीआई के डायरी में है और एफबीआई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये जो विक्टर नाम है ये भी कोई असली नाम होगा उसका। हो सकता है 1947 नामों की तरह ये भी फर्जी नाम हो और ना जाने कहाँ कहाँ इसने ठगी किया हो, क्या क्या ठगी किया हो। विक्टर का कहना था कि अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा है झुंड में काम करने से, क्योंकि झुंड में पकड़े जाना बहुत ही आम बात हो जाती है। क्योंकि झुंड में जब आप काम करेंगे तो 10 लोगों का एक ग्रुप होता है और अब कौन पकड़ा जाए और उसके पकड़े जाने से सभी पकड़े जाएंगे, तो ये रिस्क वो नहीं लेता था, वो अकेले ही काम करता था। और ये थी दुनिया की सबसे बड़ी ठग विक्टर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दूसरे वीडियो में किसी दूसरे ठग के बारे में या किसी अन्य किसी कहानी के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।